चलो तो अब बिज़नेस में हम लोग देख लेते हैं। बिज़नेस में हु इज़ अ कंज्यूमर हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। व्हेन और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन दी कंप्लेंट्स बी फाइल्ड, ये भी हम लोगों ने देख ही लिया था। अब कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, वेयर कैन दी कंप्लेंट्स बी फाइल्ड और विच जुडिशियल मशीनरीज आर अवेलेबल टू डील विद कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। कहाँ फाइल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जुडिशियल मशीनरीज है जहाँ पे हम लोग अपनी जो कंप्लेंट्स है उसको फाइल कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, इसको अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। बाद में डिटेल हमारे पास पूरा अवेलेबल है, आगे टॉपिक उसी में हम लोग कर लेंगे उसको कि कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे कब कब क्या अप्लाई करना है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है विद इन व्हाट पीरियड कैन दी कंप्लेंट बी फाइल्ड। कितने महीने के अंदर अंदर या कितने समय में आप कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। तो दी कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ परचेज। 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही आपने परचेज किया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 3 months। और उसके बाद आता है कि एंड इफ़ सम टेस्टिंग ऑफ गुड्स इज़ रिक्वायर्ड देन विद इन 5 months। और अगर कुछ टेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, कई बार लैब वगैरह में भेज दिया जाता है चेक करने के लिए, जांच के लिए, तो उस ऐसे केसेस में 5 महीने हैं। हु आर नॉट कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कौन ऐसे हैं जो कि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में नहीं आते हैं। ठीक है, सबसे पहला द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल। जो रीसेल के लिए गुड्स को लेते हैं, जैसे कि अगर मैं दुकानदार हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जा कर के ख़रीद के लेके आता हूँ कहीं से मैन्युफैक्चरर से, फिर से सेल कर देता हूँ, तो मैं कंज्यूमर नहीं हुआ। द पर्सन हु यूजेज द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, बायर के अप्रूवल के बगैर ही कोई गुड्स का यूज़ कर ले, तो वहाँ पे भी नहीं है, वो भी नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था चोर वगैरह जो होते हैं। द पर्सन हु अवेल्स ऑफ सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायरर, यानी कि बिना हायरर के कोई सर्विसेज को अवेल कर ले, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता। यानी कि हायर करने वाला जो होता है उसके अगेंस्ट, कहने का मतलब है यहाँ पे भी चोरी, ऐसी सर्विसेज अवेल कर लेना जो एकदम चोरी से हो जाए। तो द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिड्रेशन, बिना कंसिड्रेशन की कोई ले ले, किसी की सहमति के बगैर ले ले, ये भी एक तरीके से जो निकल के आती है, ये भी एक तरीके का क्या है, चोरी ही है। यानी कि हमने बिना पूछे जाचे आपने क्या किया है, उसके गुड्स को ले लिया। द पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज विदाउट कंसिड्रेशन, यानी कोई भी हायर कर लेता सर्विसेज या फिर अवेल कर लेता सर्विसेज बिना किसी कंसिड्रेशन के, तो वो भी सभी क्या है, कंज्यूमर यहाँ पे नहीं है। तो हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कौन फाइल कर सकता है। तो एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर फाइल कर सकता है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल कर सकता है। द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर किसी के बिहाफ पे, या अ लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर, या किसी जो दुखियारा जो कंज्यूमर है, दुखी जो कंज्यूमर है उसका कोई लीगल हेयर हो, ठीक है, उसका कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो, उसका कोई उसकी तरफ से फाइल करने वाला हो, वो। अगेंस्ट होम दी कंप्लेंट बी फाइल्ड, किसके किसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो। सेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, किस किस से रिलेटेड, जैसे अगर उसने कुछ फॉल्ट कर दिया, डिफ़ॉल्ट मीन्स एनी फॉल्ट, या आप ये कह सकते हो डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट है, फिर इम्परफेक्शन है, शॉर्ट कमिंग्स है, क्वालिटी वगैरह, ये सब हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा। फिर द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इफ़ दे आर डिफिशेंट इन एनी मैनर, और किसी वजह से सर्विसेज में कोई कमी आती है, इम्परफेक्शन है, शॉर्ट कमिंग है, इनएडिक्वेसी है क्वालिटी में, या नेचर ख़राब है किसी सर्विसेज का, तब भी यहाँ पे क्या किया जाता है, उनके अगेंस्ट कंप्लेन को फाइल किया जा सकता है जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला प्रोडक्ट, ए वाला जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बी वाला जो है वो सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब जो ऊपर वाले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सी ऐसी जुडिशियल एजेंसीज़ हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं कंप्लेन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। एक, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हो। दूसरा,
जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट फोरम में, दूसरा स्टेट कमीशन में जा करके, और तीसरा नेशनल कमीशन में। यही सारी डिटेल जो है, जो इसमें ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, यही सारा डिटेल हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल के फॉर्म में भी दिया हुआ है, इसको ही हम लोग देख लेते हैं। ये जो टेबल दिया हुआ है देखो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, तो ये टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, और ये जो ऊपर दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्राइब कर करके। तो हमें क्या करना है, टेबल के फॉर्म में ही हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है, उसे समझना भी इजी रहेगा। तो सबसे पहले देते हैं कंपोजिशन। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, जैसे मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, सबसे पहले इंसान अगर कोई कंप्लेन करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको सबसे पहले जाना है, सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, फिर आप स्टेट कमीशन में जाएंगे, फिर आप नेशनल कमीशन में जाएंगे अपनी कंप्लेन को लेकर के। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला कंपोजिशन, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड वन ऑफ द मेंबर हैज़ टू बी अ वीमेन, ठीक है, यानी कि इसमें प्रेसिडेंट होगा और इसमें एक जो है वीमेन होगी, एक मेंबर जो होगी वो वीमेन होगी। कंपोजिशन का मतलब ये कि इसमें कौन कौन होता है, क्या मिला करके, किन को मिला करके ये सारे कमीशन या फोरम बने हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, इसमें एक प्रेसिडेंट होगा और एक मेंबर जो होगी वो क्या होगी, वीमेन होगी। स्टेट कमीशन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा, एंड वन ऑफ द मेंबर हैज़ टू बी ए वीमेन, और एक वीमेन होगी। और इट कंसिस्ट, एक मेंबर वीमेन होगी। और इट कंसिस्ट ऑफ, नेशनल कमीशन में देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड वन मेंबर ऑफ वन ऑफ द मेंबर हैज़ टू बी अ वीमेन, और एक इसमें क्या होगी, वीमेन होगी। तो आप ये देखो कि तीनों में सेम ही है, ठीक है। उसके बाद देते हैं हु कैन बी अ प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के केस में कौन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होगा, रिटायर्ड हो, वो भी जज कैसा, ये वर्किंग हो या रिटायर्ड हो, वो जज इसका हो सकता है प्रेसिडेंट। और स्टेट कमीशन में कौन प्रेसिडेंट होगा, वर्किंग और रिटायर्ड जो हाई कोर्ट का जज होगा। और नेशनल कमीशन में वर्किंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ अ पार्टनर, अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट क्या है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, यानी कि सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पर ही इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। स्टेट कमीशन में देखो, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन पे ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर नेशनल कमीशन में द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड, यहाँ पे कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसिडर करके, लेकिन हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसिडर करके, यानी कि इनकी बातें सुन करके यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। जूरिसडिक्शन में ज़रा देख लो कि 1986 जो एक्ट है, इट हैड ए जूरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज है डज नॉट एक्सीड 20 लाख, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो आप तब जाएंगे जब जो आपका जो नुकसान है वो 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीके से स्टेट कमीशन में आप तब जाएंगे जब आपका नुकसान 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का हो। और नेशनल कमीशन में आप तब जाएंगे, यानी कि थर्ड पार्ट, नेशनल कमीशन में आप तब जाएंगे जब आपका नुकसान 1 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि नुकसान ही नहीं, यहाँ पे नुकसान का कहने का मेरा मतलब है, एक चीज़ को समझ लेना, जो गुड्स की आपकी वैल्यू है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप हर एक पॉइंट में देखिए, वेयर द वैल्यू ऑफ अ गुड्स। नुकसान का मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि 20 लाख का नुकसान हो जाए तब आप जाएंगे, नहीं। जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने एक जेसीबी खरीदा, जेसीबी एक आप जानते ही हैं, है ना, तो एक जेसीबी आपने खरीदा, अब जेसीबी आपकी 25-30 लाख रुपए की पड़ी, तो उस केस में आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, स्टेट कमीशन में जाएंगे, ठीक है। यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो होना चाहिए। अब उसमें कहीं प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो आप लेकर के जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जेसीबी में अगर आप प्रॉब्लम आई तो आप कहाँ लेके जाएंगे, स्टेट में लेकर के जाएंगे। अब कोई और ऐसा गुड्स है जो कि 1 करोड़ से ऊपर का, क्योंकि जेसीबी तो 20-25 लाख से ऊपर की है, तो अब कोई अभी मान लीजिए कि 10,000 या 20,000 या एसी है, एसी आपकी कोई प्रॉब्लम कर रही है, तो फिर आप स्टेट कमीशन में नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे सीधा डिस्ट्रिक्ट फोरम में, क्योंकि वो 20 लाख के अंडर में है। चलो अब इतना समझ में आ गया होगा, ईजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अगेंस्ट क्या अपील है, एनी पर्सन हु इज़ एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब देखो,
अगर आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम से रिलेटेड कोई ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आप कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए, अब उन्होंने डिसीजन दे दिया कि भाई इनको इतने रुपए दे दिए जाएं, या इनका इनका गुड्स वापस कर दिया जाए, या इनकी बात को ध्यान न दी जाए, ये फालतू की बकवास कर, कुछ भी ऐसा डिसीजन उन्होंने दे दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, तो आप क्या कर सकते हो, स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। इसमें लिखा हुआ है देखो कि एनी पर्सन हु इज़ एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू स्टेट कमीशन। फिर आप स्टेट कमीशन जा सकते हो विद इन 30 डेज, ऑर्डर आने के 30 डेज़ के अंदर। इसी तरीके से अगर आपको स्टेट कमीशन के ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो विद इन 30 डेज़। और अगर नेशनल कमीशन में आप पहुंच गए, फिर वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज ओनली केसेस वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स 1 करोड़। ये तभी आप जा सकते हो जहाँ वैल्यू ऑफ गुड्स जो है 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 करोड़ से कम है वैल्यू ऑफ गुड्स, तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो आप स्टेट कमीशन तक में ही क्या करेंगे, रुक जाएंगे। इतनी सारी बातें थी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, और उसी को आप करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज़। ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज़ जो होती हैं उनका क्या रोल है, ये भी फटाफट देख लेते हैं। तो ऑब्वियस है कि आपकी बातें वो क्या करेंगे, उठा करके रखेंगे नेशनल कमीशन वगैरह में, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर फोरम्स वगैरह घूम रहे हैं, या एनजीओज़ हैं जो कि आपकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ब्रिंगिंग आउट ब्रोशर्स एंड जर्नल्स। ये ब्रोशर्स और जर्नल्स लेकर के आते हैं। ये ब्रोशर्स वगैरह आप अपने बिजनेस स्टडीज़ में अभी मार्केटिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे। स्प्रेडिंग कंज्यूमर्स अवेयरनेस, कंज्यूमर की अवेयरनेस को फैलाते हैं ये। कलेक्टिंग डेटा ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग देम, और डिफरेंट प्रोडक्ट की डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको टेस्ट करते रहते हैं। सेमिनार वगैरह अरेंज करते हैं, 4th पॉइंट है। 5वां पॉइंट है जो वो ये कि एनकरेज करते हैं कंज्यूमर को कि भाई अगर आपको कोई बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स वगैरह मिल रहा है तो उसके लिए आप बायकॉट कीजिए। और कंप्लेंट वगैरह फाइल करने में हेल्प करते हैं, कंज्यूमर को एजुकेट करने में हेल्प करते हैं। वॉलंटरी कंप्लेंट काउंटर भी लोग रन करते हैं, आप जा कर के वहाँ पे गाइडेंस काउंसलिंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये याद कर लेना है, ठीक है। हेल्पिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी गवर्नमेंट एजेंसीज को हेल्प करते हैं टू रिजॉल्व केसेस ऑफ अ कंज्यूमर। और एजुकेटिंग वीमेन रिगार्डिंग कंज्यूमरिज्म के बारे में एजुकेट करना वीमेन को। एंड मोटिवेटिंग पीपल टू आस्क फॉर क्वालिटी, और पीपल को मोटिवेट करना जिससे कि वो क्वालिटी को क्या करें, क्वालिटी के बारे में पूछ सकें, जैसे ISI मार्क, एग मार्क, ट्रेड मार्क, ये सारी चीज़ें, हॉल मार्क वगैरह, ठीक है। तो ये सारा इनका काम है, ये सब आप याद कर लेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये पूरा चैप्टर आपका यहीं पे कवर हो गया है। आगे चल के हम लोग इसके आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, तो आपके जो जितने भी केस स्टडी हैं, देखूंगा 1-2 केस स्टडी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।